हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक, शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत बहुत ही जरूरी है। ठीक है, जैसे भौतिक विज्ञान के अर्थात फिजिक्स के कुछ नियम होते हैं, न्यूटन के नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम, और इन नियमों को हम जब समझ लेते हैं तो हमें पूरी फिजिक्स बहुत आराम से समझ में आने लगती है। ठीक है, वैसे ही राज्य व्यवस्था या संविधान के भी कुछ नियम होते हैं। यदि आप उन नियमों को समझ लोगे तो आपको राज्य व्यवस्था या संविधान समझ में आने लगेगी, और यदि आप उन नियमों को नहीं समझोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा कि संविधान मात्र कुछ तथ्य या कुछ फैक्ट हैं, जैसे आर्टिकल रट लिया आपने, प्रावधान रट लिए और आप खुश हो जाओगे कि आपको संविधान में आता है। जबकि इस एग्जाम के लिए, स्पेसिफिक इन दो एग्जामों के लिए आप एक बात समझ लो कि जब तक आपको समझ नहीं होगी आप इसका एक आंसर नहीं कर पाओगे, ना प्री में ना मेंस में। ठीक, और याद रखिए, अगर आप वास्तविक रूप से तैयारी कर रहे हैं अर्थात सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ तैयारी उसी तरह करिए जो एग्जाम की डिमांड हो, ना कि केवल अपनी खुशी के लिए कि आप लोगों को बता सको कि भाई हम सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, है ना। सामान्यतः बच्चे, या मैं कहूँ कि मैंने तैयारी की है, ठीक है, उस दौर को देखा है, तो सामान्यतः आप देखिए कि 70% बच्चे जो भी हैं केवल अपनी खुशी के लिए तैयारी करते हैं। लोगों से बता देते हैं कि तैयारी कर रहे हैं, फैक्ट रट लेते हैं, जबकि उसका एग्जाम से कोई संबंध नहीं है, ना उनका सिलेक्शन हुआ है ना होना है। ठीक है, हाँ, बाकी अदर बच्चे मेहनत करते हैं और उसी तरह जैसे एग्जाम की डिमांड है, तो हम लोगों को भी वही काम करना है जो एग्जाम की डिमांड है, अपने मन से नहीं, अपनी खुशी के लिए नहीं, बस खुद से झूठ नहीं बोलना। मेरी बात समझ में आई? तो चलिए सेपरेशन ऑफ पावर हम समझते हैं। तो सबसे पहले आप समझेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, उसके बाद समझेंगे कि भाई ऐसा क्यों होता है ना। फिर उसके फायदे व नुकसान को समझेंगे कि इस कॉन्सेप्ट के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। फिर उसके बाद समझेंगे इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे व्यवहारिक में आया, कैसे सिद्धांत में आया, है ना, क्यों आया। फिर भारतीय संदर्भ में समझेंगे क्या भारतीय संविधान में शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत को रखा गया है या नहीं रखा गया, और फिर व्यवहार में है कि नहीं है। फिर बाद में समझेंगे कि उसको लेकर आने वाले समय में क्या चुनौतियां होंगी। अगर ये सिद्धांत भारत में है तो क्या इसके लिए कोई चुनौतियां भी आ रही हैं, नहीं, तो इस सब को समझेंगे। और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अगर आपने ये क्लास समझ ली तो फिर आपको इस क्लास से कोई दिक्कत नहीं होगी और आने वाले कोई भी सवाल को आप आराम से कर सकेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि एक संस्था होती है राज्य, ठीक, और राज्य के पास होती है असीम शक्तियां। ठीक है, राज्य के पास होती हैं असीम शक्तियां। अभी बस ये समझिए कि शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत होता क्या है। तो राज्यों के पास असीम शक्तियां होती हैं। ठीक, राज्य इन शक्तियों को अपने 3 अंगों में बांट देता है, एक अंग, दूसरा अंग, तीसरा अंग। पहला अंग है उसका विधायिका अर्थात लेजिस्लेचर, है ना, जो कानून का निर्माण करती है। दूसरा अंग है उसका एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, जो कानून का निर्माण करती है, वो हो गई विधायिका। लेकिन कानून का क्रियान्वयन कौन करती है, अर्थात कानून को सुचारू रूप से कौन बना के रखती है, लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करती है, उसको बोलते हैं कार्यपालिका। तीसरी जो संस्था है वो है जुडिशरी, जो देखती है कि जो कानून बने हैं या जो उनका क्रियान्वयन हो रहा है, ठीक, उसके संदर्भ में जांच करती है। ठीक है, जांच प्रणाली होती है। तो 3 अंग होते हैं और राज्य की जो शक्तियां होती हैं और राज्य के इन 3 अंगों को बांट दी जाती हैं। ठीक, तो यही होता है शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत की अवधारणा, जिसमें राज्य की शक्तियों को 3 संस्थाओं में बांट दिया जाता है। बस आप इतना समझिए अभी। ठीक है, और आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, मैंने क्या कहा, राज्य की शक्तियों को हम किस में बांट देते हैं, 3 भाग में। अभी समझ में ना आ रहा हो तो परेशान मत होइएगा, मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझा दूंगा। एक होती है क्या हुई, लेजिस्लेचर, जो कानून का निर्माण करती है। भाई राज्य की शक्तियां क्या होती है, यही शक्तियां ही होती है ना राज्य की, कि पहले कानून बनाता है, फिर उसका क्रियान्वयन करता है, निर्माण और उसके संबंध में लोगों को सजा देता है, किसने गलत किया कि नहीं गलत किया, यही है ना।
तो यही तीनों शक्तियां अलग अलग संस्थाओं में बांट दी जाती हैं। वो संस्था क्या है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। अब आप देखिए उदाहरण से, मैं भारत का उदाहरण आपको लेके बताता हूँ। भारत में कानून कौन बनाता है? जैसे मान लीजिए कि राज्य का देखिए क्या उद्देश्य है। राज्य का उद्देश्य है एक ऐसे समाज का निर्माण करना यहाँ पर लोगों का महत्तम विकास हो सके, लोग शांति से रहें, है ना, सुरक्षा से के साथ रहें। तो यही राज्य का उद्देश्य है ना, एक सुरक्षित और विकसित समाज विकसित करना। अब सवाल ये है कि इसके लिए क्या एक ऐसा माहौल होना जहाँ कहीं हिंसा ना हो, कोई किसी को मार ना रहा हो, जरूरी है। तो इसके लिए राज्य ने क्या कानून बनाया कि कोई किसी की अगर हत्या करेगा तो उसको सजा होगी, यही है। लेकिन इसके लिए नियम कौन बनाता है? उद्देश्य क्या है? राज्य का उद्देश्य यह है कि कोई किसी के साथ हिंसा ना करे। इसके लिए राज्य अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा, और इसके संदर्भ में जब राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा तो सबसे पहले क्या नियम बनाएगा? तो आपको पता ही है कि भारत में नियम है कि कोई किसी को अगर मारेगा तो उसको सजा होगी। तो क्या नियम किसने बनाया? नियम बनाया विधायिका ने। ठीक है, भारत में दो तरह की विधायिका हैं, या तो संसद, ठीक है, और या तो विधानमंडल। ठीक, केंद्र और राज्य में है ना अलग अलग। अभी परेशान मत होइए, बस ये समझ लीजिए विधायिका होती है, ठीक है, संसद मान के बस चलिए, ठीक है, नहीं तो आप लोग परेशान न हो जाए। ठीक, तो संसद है मान लीजिए, ठीक है। वैसे ही जब सरकार नियम बना देती, जब विधायिका नियम बना देती है, अर्थात जब संसद ने नियम बना दिया, तो फिर नियम का क्रियान्वयन कौन करता है? नियम का क्रियान्वयन करती है कार्यपालिका। कार्यपालिका है ना। अब कार्यपालिका में मान लो मंत्री से लेकर, मंत्री भी इसी में आएंगे और सिपाही भी इसी में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो इस समय गृह मंत्री अमित शाह हैं और आपके आपकी जो चौकी है आसपास उसका सिपाही, ये सब कार्यपालिका है ना। जितने भी अधिकारी हैं ये सब कार्यपालिका का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि ये सब नियमों का क्रियान्वयन ही तो कर रहे हैं, है ना। तो जितने भी हैं, अब जैसे सफाई के संबंध में जो नियम है उसका क्रियान्वयन कौन कर रहा है? नगर पालिका या नगर निगम के अधिकारी, है ना। तो सब अधिकारी कर रहे हैं, तो अधिकारियों को क्या कहा जाता है? कार्यपालिका मान के चलिए। और मंत्री भी कार्यपालिका का ही हिस्सा होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मंत्री और सिपाही दोनों क्या उस कानून को बनाए रखने के लिए कोशिश करेंगे, है ना, कि जो कानून बना है किसी के साथ हिंसा नहीं करनी, तो उसका क्रियान्वयन कौन करते हैं? उसका क्रियान्वयन मंत्री से लेकर सिपाही तक तो करते हैं, सब करते हैं भाई। मंत्री ऑर्डर देगा तब जाके, ठीक है, आपके जो फिर डीआईजी होगा, आईजी होगा, एसपी होगा, एसएसपी होगा, दरोगा होगा, तो ये सब क्या है? उस नियम को मेंटेन करने के लिए ही तो है। तो आपको समझ में आ गया कि नियम बना कौन रहा है और नियम का क्रियान्वयन कौन कर रहा है। फिर बाद में जुडिशियल क्या करती है? यदि किसी ने गलत कर दिया, मान लीजिए किसी ने किसी को मार दिया, है ना, उसके ऊपर आरोप लगाया किसी दूसरे शख्स ने, फिर ये क्या करेगी? ये केवल जांच करेगी, सबूत इकट्ठा करेगी, लेकिन निर्णय नहीं देगी। आपको पता है ना कि पुलिस वाले निर्णय नहीं देते। निर्णय कौन देगा? वो देगी जुडिशियल, है ना, अर्थात कोर्ट। तो यही है शक्तियों का पृथक्करण का नियम। मैंने बहुत ही सामान्य रूप से समझाया, ठीक है, बहुत ही व्यवहारिक रूप से समझाया। ये उदाहरण इसलिए दिए क्योंकि आप अपने आसपास देखते हो, ठीक है। और एक पहली बात तो आपने समझ गए कि शक्तियों का पृथक्करण क्या है। शक्तियों के तीनों अलग अलग संस्थाओं में बढ़ गए। इन्हीं तीनों को कहते हैं ऑर्गन। एक प्रकार से ये किसी राज्य के 3 अंग हैं और उन अंग में शक्तियों का बंटवारा हो चुका है। इसी को कहते हैं शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत, जिसमें शक्तियों को, राज्य की शक्तियों को 3 संस्थाओं में बांट दिया जाता है। और बांटा नहीं जाता, साथ में और भी कुछ प्रावधान है, उनको भी समझिए, ठीक है। देखिए अभी केवल मैं जो समझा रहा हूं उसको समझिएगा, फिर बाद में सवाल तैयार करिएगा, क्योंकि अभी आप मन में सवाल लाने लगे ना तो फिर जो मैं समझाऊंगा उसको नहीं समझोगे, आपका दिमाग सवाल में रहेगा। जब मैं आगे अभी समझा रहा हूं तो आपके आधे से ज़्यादा सवाल वहीं क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने पूरा नहीं समझा दिया इसको, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक। सबसे पहले तो मैंने बताया क्या कि तीनों में शक्तियों का बंटवारा होता है। ये बंटवारा कैसे होता है? ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत है, ठीक। और याद रखिएगा ये डिवीजन ऑफ पावर नहीं है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता है डिवीजन ऑफ पावर, ये उससे इतर है। डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है? जब किसी कार्य को करने के लिए या उसको सहज तरीके से करने के लिए काम को बांट दे। जैसे मान लो कोई मुझसे कह दे कि तुम्हें एक घर बनवाना है, तो मैं कह दूंगा ठीक है यार, मैं कर रहा हूँ, बाजार से सामान खरीद ला रहा हूँ और तुम कारीगरों को ढूंढ लो। तो ये है कार्य का बंटवारा। ये क्यों किया गया? ये किया गया कार्य को सरल करने के लिए,
ठीक, उससे इसको बिल्कुल अलग रखिएगा, है ना। कार्य का बंटवारा इस संदर्भ में बिल्कुल अलग है, ठीक। कार्य का बंटवारा होता है जैसे एक एसपी अपने कार्य को अलग अलग क्षेत्र में बांट देता है ना। आप देखोगे कि आपके यहाँ ही जिले में कई एसपी होंगे, एसपी परिवहन, एसपी क्राइम, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये कार्य का बंटवारा है, ठीक है। ये अलग चीज़ है, इसको अभी मत इसमें लाइएगा। ये है शक्तियों का पृथक्करण, इसको भी समझिएगा, तब आपको दोनों में अंतर भी समझ में आ जाएगा क्या है, ठीक। तो शक्तियों के पृथक्करण में क्या होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं एसओपी, शक्तियों का सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर। इसमें क्या है, शक्तियों का हमने क्या किया है, पृथक्करण कर दिया है, वो भी क्षैतिज रूप से, ठीक। अब क्षैतिज क्या होता है, मतलब हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल का मतलब क्या है कि ये एक दूसरे पे, ऐसा नहीं है कि ये सबसे बड़ा फिर ये छोटा फिर ये छोटा, ऐसा नहीं है, ये तीनों समान रूप से हैं, ठीक है। अर्थात एक ही इसमें स्तर पे है, मेरी बात समझ आई, इनमें अंतर नहीं है, अर्थात एक के ऊपर दूसरा हावी नहीं होगा, ठीक है। ये तीनों बराबर के अधिकार रखते हैं, ये समान रूप से शक्तिशाली है। तो क्या है, ये हो गया क्षैतिज रूप से, अर्थात तीनों का एक लेवल है। देखिए मैंने एक इसीलिए लाइन खींची है कि इसमें ऊपर नीचे नहीं है, समझ में आई बात, ठीक। तो शक्तियों का पृथक्करण क्या है, शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत है जिसमें राज्य की शक्तियों को उसके 3 अंगों में क्षैतिज रूप से विभाजित किया जाता है, ठीक। अब साथ में तो अभी मैंने आपको क्या बताया, एक लाइन बताई मैंने, तो पहला क्या है, शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत, जिसमें 3 ऑर्गन में शक्तियों को बांट देते हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, इसी का सिद्धांत का एक पार्ट है कि तीनों के अपने अपने कार्य क्षेत्र होते हैं, अर्थात तीनों के अपना कार्य डिसाइड है कि तीनों को क्या करना है, एक का काम दूसरा नहीं करेगा, दूसरे का काम तीसरा नहीं करेगा, ठीक। अर्थात तीनों की सीमाएं हैं कार्य की कि तीनों अपना अलग अलग कार्य होगा। जैसे इसका काम है नियम बनाना, इसका काम है नियम का क्रियान्वयन, और इसका काम है नियम का जांच पड़ताल करना। अर्थात ये नियम की जांच पड़ताल नहीं करेगा, ये नियम की जांच पड़ताल नहीं करेगा, नियम की जांच पड़ताल के लिए यही संस्था करेगी। और जुडिशियल नियम नहीं बनाएगा, ना कि एग्जीक्यूटिव कोई कानून बनाएगी, केवल कानून कौन बनाएगा, लेजिस्लेटिव, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई कि कानून कौन बनाएगा, केवल लेजिस्लेटिव, अर्थात लेजिस्लेचर। तो इस तरह तीसरा क्या है, इनके सब कार्य निहित कार्य स्पष्ट होते हैं बिल्कुल, ठीक है। और तीसरा क्या है कि ये लोग चेक एंड बैलेंस बनाते हैं, जो सबसे मेन काम है इनका यही, ठीक है। मैंने एक बात तो ये बोल दी कि इनका कार्य क्षेत्र स्पष्ट है, ठीक है, इनका कार्य क्षेत्र स्पष्ट है। लेकिन एक इसका और होता है, शक्ति के पृथक्करण नियम का एक और पार्ट होता है, वो होता है कि एक तीनों एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखते हैं। चेक एंड बैलेंस को मैं अगर व्यवहारिक भाषा में आपको समझाऊं तो जैसे मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस संस्था के अंतर्गत, ठीक है। कोई एक आदमी और मेरे साथ का ही हो, मेरे बराबर से अधिकार रखता हो, ठीक है, और वो मुझे देखे, ठीक है, कि मैं सही से पढ़ा रहा हूं कि नहीं पढ़ा रहा हूं, और मैं उसको देखूं कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। चूंकि दोनों के समान अधिकार है ना, ऊपर नीचे तो है नहीं कि एक दूसरे को डांट देंगे, तो एक दूसरे को गलत करने से दोनों रोकते रहेंगे और फिर दोनों हमेशा सही चलेंगे। तो ये होता है शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का तीसरा नियम कि चेक एंड बैलेंस होता है। चेक मतलब क्या होता है, एक दूसरे को देखना कि कोई गलत तो नहीं कर रहा है, चेक कर रहा है। और बैलेंस मतलब संतुलन बना रहेगा, और अगर मेरे पास सारी पावर आ जाएगी तो मैं फिर गलत करने लगूंगा, उसको डांट के भगा दूंगा और फिर आराम से लेटूंगा, कोई पढ़ाऊंगा नहीं, गलत सलत पढ़ाऊंगा, है ना। तो चेक एंड बैलेंस करना भी इसका एक पावर होता है। अब देखो आप, जैसे लेजिस्लेटिव कोई कानून बनाती है तो जुडिशियल उसका रिव्यू करती है ना। आप देखते होंगे कोई भी कानून बनता है संसद में तो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं कि आप चेक करिए कि ये कानून सही है कि गलत, ऐसा होता है ना, ठीक। आप देखिए कि कभी कभार एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका पे कौन सवाल उठाता रहता है ना। आप देखिए कार्यपालिका पे कौन सवाल उठाता है, आप देखते होंगे एग्जीक्यूटिव भी उठाती है, सॉरी लेजिस्लेटिव भी उठाती है और जुडिशियल भी उठाती है ना। यदि कोई मंत्री गलत डिसीजन ले लेता है तो तुरंत आप कोर्ट जा सकते हो, क्यों, उसको चेक कर रही हो, ठीक है। या सरकार, आप देखते हो कि संसद में सवाल उठाया जाता है मंत्रियों के खिलाफ कि आपने गलत किया, तो ये क्या है, ये है चेक एंड बैलेंस। तो मुझे अब पूरी तरह से उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि शक्तियों का पृथक्करण का नियम क्या होता है। शक्तियों का पृथक्करण का नियम होता है कि सरकार क्या, सॉरी, राज्य के 3 ऑर्गन में शक्तियों का क्षैतिज रूप से वितरण किया जाता है। याद रखिएगा क्षैतिज,
ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कह दिया कि ये वर्टिकल है अर्थात एक ऊपर नीचे है तो फिर कुछ नहीं रह जाएगा, चेक एंड बैलेंस कहाँ से करेगा, जो ऊपर होगा हड़का देगा नीचे वाले को। ठीक, तो दूसरा है कार्य क्षेत्र का स्पष्ट बंटवारा होता है ना, एक का कार्य दूसरा नहीं कर सकता, दूसरे का कार्य तीसरा नहीं कर सकता, और तीसरा है चेक एंड बैलेंस का। तो इस तरह हमने समझा कि शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत क्या होता है। अब सवाल उठता है कि क्यों। अब सवाल आता है क्यों होता है। क्यों मैं आपको समझाऊंगा, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी हो जाएगी। ठीक है, तो पहले राजतंत्र होता था। पहले राजतंत्र होता था जिसमें क्या था, राजा के पास सारी शक्तियां थी, है ना? राजा के पास क्या थी, समस्त शक्तियां। यही राजा नियम बनाता था और यही राजा उसका अपनी सेना के द्वारा क्रियान्वयन करता था, और यही राजा बाद में सजा दे देता था, है ना। आपने देखा ही होगा कि कोई भी मूवी देखिए, ठीक है, तो उसमें अब कोई पुरानी मूवी देखिएगा जिसमें राजा हो, ठीक है, तो राजा क्या करता था, खुद नियम बनाता था, खुद उसका क्रियान्वयन करता था और खुद सजा देता था। ठीक, अगर एक उदाहरण इसका आपको और बता दूं, वर्तमान में आप देखिए कौन है, नॉर्थ कोरिया, है ना, उसको भी राजा की तरह समझिएगा, जो भी है वो, ठीक है, तो राजा की तरह व्यवहार करता है ना, नियम भी खुद बनाता है, सजा भी, उसके ऊपर कोई नहीं है, उसको कोई रोकने वाला भी नहीं है, अर्थात चेक एंड बैलेंस नहीं है, जो कह देगा वही है। ठीक है, उसकी आप तो हरकतें सुनते ही होंगे। तो पहले राजतंत्र होता था और राजा के पास समस्त शक्तियां होती थी, लेकिन फिर आया क्या, लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र आया। लोकतंत्र में क्या है, सारी शक्तियां किसमें निहित हो गई, नागरिकों में। ठीक है, सवाल ये उठता है कि भाई नागरिकों में निहित जो शक्तियां हैं वो कैसे हमेशा बनी रहेंगी, अर्थात ऐसा क्या कर दिया जाए कि भाई ऐसी कोई संस्था ना तैयार हो जाए जो क्या करे, सारी शक्तियों को अपने पास रख ले, है ना। जैसे आप देखिए, एक उदाहरण समझिए आप, जैसे हिटलर था, हिटलर ने क्या किया, सारी शक्तियों को अपने पास ले लिया ना, तो जब एक प्रकार से फिर वो राजा बन गया। और राजतंत्र की अपनी तो कमियां थी, राजतंत्र की सबसे बड़ी कमी क्या थी कि नागरिकों का बहुत ज़्यादा शोषण होता था, नागरिकों को कोई आज़ादी नहीं, कोई स्वतंत्रता नहीं। और लोकतंत्र जस्ट इसका उल्टा है, जिसमें नागरिकों को खूब स्वतंत्रता है। लेकिन ये स्वतंत्रता कैसे बरकरार रहेगी, आप मुझे ये बताइए कि ये स्वतंत्रता कैसे बरकरार रहेगी। ये स्वतंत्रता अर्थात नागरिकों की स्वतंत्रता ही लोकतंत्र की खासियत है। ठीक है, आप देखिए कि आपके खिलाफ आप कोई नियम बना दे, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक, तो नागरिकों की स्वतंत्रता कैसे बनी रहेगी, यहां तो नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग ने एक नया कॉन्सेप्ट लाए, लोकतंत्र। और जब लोकतंत्र आया तो सवाल मन में ये उठा कि भाई ऐसा क्या कर दिया जाए कि नागरिकों की स्वतंत्रता में कोई आंच ना आए, है ना। अगर हमने राजतंत्र को खत्म किया है तो वास्तविक रूप से खत्म करना होगा ना। अब आप देखिए, हिटलर का उदाहरण देखिए, एक समय था वहां लोकतंत्र ही, लेकिन बाद में क्या हुआ, सारी शक्तियों को उसने अपने पास कर लिया। तो हमने क्या बनाया, हमने बनाया कि एक काम करते हैं, एसओपी करते हैं, है ना, शक्तियों के पृथक्करण का नियम लाते हैं। यदि ये नियम रहेगा तो फिर कोई व्यक्ति इतना शक्तिशाली नहीं हो जाएगा कि वो नागरिकों की स्वतंत्रता कम कर सके। ठीक, तो आप समझ गए कि राजतंत्र था, राजतंत्र से लोकतंत्र जब आया तो लोकतंत्र को व्यवहारिक बनाने के लिए, है ना, हिटलर जैसे लोगों को खत्म करने के लिए, नॉर्थ कोरिया जैसे शासन को खत्म करने के लिए हमने क्या किया, हमने एसओपी नामक एक नियम को लागू किया, शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत। आपको पता ही है कि एक व्यक्ति के पास अगर सारी शक्तियां आ जाएंगी तो क्या है, चेक एंड बैलेंस खत्म। और जब एक व्यक्ति ही तानाशाह हो जाएगा तो क्या करेगा, वो नागरिकों का शोषण करेगा, फिर कोई उसको रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत रहेगा तो तीनों के अलग अलग काम होंगे, और जब तीनों के अलग अलग काम होंगे तो नागरिकों की स्वतंत्रता बनी रहेगी। मैं एक और उदाहरण बताता हूं आपको, छोटा सा, आपके ही आसपास का। जैसे मान लीजिए आपके आसपास कोई दरोगा है और दरोगा को ही जांच करने की, मतलब कानून का क्रियान्वयन करना है, और दरोगा को ही उसमें निर्णय दे देना है।
तो ये बताइए कि आपकी कोई स्वतंत्रता रहेगी? मान लो दरोगा आया आपके पास, आपसे नाराज हो गया और तुरंत उसने आप पे केस कर दिया कि आपने खून किया है किसी का, जबकि आप खड़े हो बिल्कुल, और बाद में क्या कहेगा, इसकी जांच भी मुझी को करनी है और निर्णय भी मुझी को देना है। बाद में वो क्या करेगा पता ही है ना आपको, जब उसी को निर्णय देना है तो बिना जांच के ही आपको कह देगा कि हाँ आपने खून किया है। तो आपकी कभी स्वतंत्रता रह जाएगी? अगर सारी शक्तियां कार्यपालिका को दे दे, अर्थात एक दरोगा को, आप समझ में आ रहा है, दरोगा कार्यपालिका का एक प्रतिनिधित्व कर रहा है अभी, तो ये बताइए कोई नागरिक स्वतंत्र रहेगा? नहीं रहेगा ना। वैसे आप देखिए हिटलर के होते हुए, हिटलर को कोई रोकने वाला नहीं था, जैसे दरोगा को कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक, आप रेड लाइट क्रॉस करो ना करो, दरोगा ने कहा नहीं तुमने क्रॉस की है, तो फिर आप कहोगे कि निर्णय जांच करके दो, तो कहेगा ठीक है मैं जांच कर लेता हूं। उसने 2 मिनट खड़े खड़े जांच कर दी और आपको सजा दे दी। लेकिन यही जब काम 2 संस्थाओं में होगा, अर्थात जांच कोई और करेगा और निर्णय कोई और देगा, जब ये बात जज के पास जाएगी तो जज फिर क्या करेगा, इसको देखेगा और समझ जाएगा कि भाई अगर सही घटना होगी, ठीक है, रेड लाइट तोड़ा होगा तो वो समझ जाएगा जज, क्योंकि उसको पूरी घटना का चित्रण किया जाएगा ना, तो समझ जाएगा। और यदि आपने नहीं तोड़ा होगा तो बच जाओगे, ऐसे अगर आपने नहीं हिंसा की होगी तो बच जाओगे। तो जब दरोगा के पास सीमित शक्तियां होंगी तो तभी आपकी स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। स्वतंत्रता जैसे सुनिश्चित होगी तभी वास्तविक रूप से लोकतंत्र होगा। अब मेरी बात समझ में आई? तो एसओपी क्यों लाया गया? एसओपी लाया गया लोकतंत्र को व्यवहारिक बनाने के लिए। यदि शक्तियों का पृथक्करण नहीं होता, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता, तो शायद लोकतंत्र या नागरिकों की स्वतंत्रता नहीं रहती। हर आदमी या हर शासन प्रणाली तानाशाही हो जाती, क्योंकि आपको पता है कि जो राज्य की शक्तियां हैं ना, वो राज्य नहीं चलाता, वो एक सरकार चलाती है। और सरकार क्या होती है? मानव, है ना, और सारे मानव क्या यहाँ शक्ति पाते करप्ट हो जाते। आपने ये लाइन भी सुनी होगी कि शक्ति अर्थात जो पावर होती है वो लोगों को करप्ट करती है, अगर उसमें कोई बैलेंस ना रहे, संतुलन ना रहे। ठीक, लेकिन वर्तमान में जैसे ही शक्तियों का पृथक्करण का नियम लागू होगा, अर्थात जिस भी देश में शक्तियों का पृथक्करण का नियम वास्तविक रूप से लागू होगा, वहां नागरिकों की स्वतंत्रता बनी रहेगी। यदि कोई भी लेजिस्लेटिव गलत काम करेगी तो उस पर जुडिशियल एक्शन ले लेगी, यदि कोई भी एग्जीक्यूटिव गलत काम करेगी तो जुडिशियल बॉडी जो होगी वो एक्शन ले लेगी। तो इस तरह आपको समझ में आया कि तीनों संस्थाएं कैसे एक लोकतंत्र को बनाए रखने पे बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से रोल प्ले करती हैं। तो इस तरह मैंने क्या बताया आपको, क्यों आया? लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए आया। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, क्योंकि राजतंत्र हम भोग चुके थे, राजतंत्र की कितनी कमियां थी हमें समझ में आ गया। जब राजतंत्र को हमने हटाया, लोकतंत्र को लाए, तो मन में एक सवाल ये आया कि लोकतंत्र सदैव कैसे बना रहेगा? तो लोकतंत्र तभी व्यवहारिक रूप से बना रहेगा जब एसओपी होगा। मेरी बात समझ में आई? तो चलिए, इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्यों लाए शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक, शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत इसलिए लाए कि कोई व्यक्ति तानाशाह न बन पाए। ठीक है, आप खुद देखो कि जिस घर में पिताजी बिल्कुल तानाशाही टाइप के होते हैं, कभी भी आए सवाल पूछा मारना चालू, 7 का पहाड़ा सुनाओ, नहीं सुनाया दिया मिला के, है ना। अब भाई पहले से बताया होता ना, लेकिन यहाँ मम्मी और पापा दोनों का अधिकार होता है, वहाँ मम्मी थोड़ी संभाल लेती हैं। तो कैसे शक्तियों का पृथक्करण होता है अगर, तो घर में भी तानाशाही नहीं होती। तो इसी तरह कुछ ये भी है। चलिए अब आगे चलते हैं कि क्या फायदे हैं शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के। ठीक है भाई, जब तक इस सिद्धांत के फायदे नहीं होंगे तो ये सिद्धांत का रहना ही बेकार है ना। अगर इसको लाए होंगे तो इसीलिए लाए होंगे ना कि इसका कोई ना कोई फायदा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत के क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला है जीवंत लोकतंत्र। अब आप मन में सवाल आया होगा, भाई एक लोकतंत्र होता है, ये जीवंत या मरंत क्या है ना। तो जीवंत का मतलब ये है कि ऐसा लोकतंत्र जो व्यवहारिक रूप से काम कर रहा हो। अब मैंने आपको उदाहरण जर्मनी का दिया, तो वहां भी एक समय लोकतंत्र था, लेकिन हिटलर आया तो वहां लोकतंत्र क्या हुआ, नाम मात्र का रह गया। लेकिन जीवंत लोकतंत्र कौन होगा? जिसमें वास्तविक रूप से लोकतंत्र काम कर रहा हो, अर्थात वास्तविक रूप से नागरिकों की स्वतंत्रता बरकरार हो। देखिए, लोकतंत्र का वास्तविक मतलब यही होता है, नागरिकों की स्वतंत्रता। तो क्या है कि मैंने आपको पूरा बताया ही अभी कि कैसे शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए जरूरी है। ठीक है, नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए बहुत जरूरी है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जैसे ही लोकतंत्र रहेगा, जैसे ही एसओपी रहेगा, है ना, तो लोगों की स्वतंत्रता वास्तविक रूप से बरकरार रहेगी। जैसे आप एक हल्का सा उदाहरण अगर देखिए तो पाकिस्तान को देख लीजिए। पाकिस्तान में है तो तीनों, पर वास्तव में सारी शक्तियां किसके पास है ना। थोड़ी बहुत तो ठीक, वास्तविक रूप से सारी शक्तियां सेना के पास है
आप देखोगे जो सेना की जी हजूरी करेगा वही अच्छे से प्रधानमंत्री बन के रह पाएगा, वही सुप्रीम कोर्ट में जज बन के रह पाएगा, है ना, यही है ना। तो वास्तविक शक्तियाँ किसके पास है, ठीक। अब इसको स्पष्ट तो कहीं नहीं लिखा, लेकिन आप व्यवहार में देखो तो व्यवहार में आप देखोगे कि सारी शक्तियाँ सेना के पास है। और वहाँ देखिए वहाँ के नागरिकों को ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं है, ठीक। लेकिन आप यूएसए में देखो, ठीक, वहाँ पर शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण है। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ नागरिक ट्रंप को भी उल्टा सीधा कुछ भी बोले, ट्रंप को कुछ भी बोल दें, लेकिन उस नागरिक की स्वतंत्रता को कोई बाधित नहीं करेगा। वहाँ नागरिक कहीं भी घूमना चाहे, कुछ भी करना चाहे कर सकते, ठीक। तो इस तरह आप देखिए कि वहाँ के नागरिकों को स्वतंत्रता मिली हुई है। तो मेरी बात समझ में आ रही, ठीक है। जीवंत लोकतंत्र कैसे, जैसे यूएसए में है, भारत में है, यूके में है। तो वहाँ क्यों है, क्योंकि वहाँ पर शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत है। और जैसे शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत होता है, अर्थात कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यक्तियों का समूह तानाशाही नहीं कर पाता, जिस कारण लोकतंत्र बरकरार रहता है। तो आप कह सकते हैं शक्तियों के पृथक्करण नियम से ही क्या होता है, लोकतंत्र व्यवहारिक रूप से काम करता है। अगर कहीं आ जाए तो आप लिख सकते हैं कि ऐसा देश यहाँ पर शक्तियों का पृथक्करण नहीं है, वहाँ पर लोकतंत्र व्यवहारिक रूप से नहीं होगा, ठीक। बात समझ में आ गई। अब आपको एक उदाहरण इसमें लिखा है मैंने, संघवाद, ठीक। तो संघवाद की मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसको देखिएगा तो उसके बाद समझ में आएगा कि संघवाद क्या है। संघवाद क्या था कि संघवाद में शक्तियों का बंटवारा किया गया था, डिवीजन किया गया था। आप समझिएगा, संघवाद में शक्तियों का डिवीजन कहाँ किया गया था, केंद्र व राज्य में। लेकिन मान लीजिए कि अगर शक्तियों का पृथक्करण नहीं करेंगे तो ये बंटवारा नहीं रह पाएगा। जैसे ही कोई तानाशाही आएगा वो कहेगा सारी शक्ति अब केंद्र में हो जाएंगी, ठीक है। तो आप समझ जाओ कि संघवाद में भी बना रहने के लिए शक्तियों का पृथक्करण जरूरी है। आप देखते होंगे जैसे ही केंद्र कोई ऐसा कानून बना देता है जिस कानून से राज्यों की पावर कम हो रही होती है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को खत्म कर देता है, तभी तो संघवाद बना हुआ है। तो इस तरह आप समझ में आ गए कि तानाशाही को रोकने के लिए एसओपी जरूरी है, और जब तक तानाशाही नहीं रुकेगी तो संघवाद नहीं रुकेगा। बात क्लियर। अब आपको स्वतंत्रता, तो ये तो मैं बहुत बार बता चुका अभी कि कैसे ये स्वतंत्रता को मेंटेन रखता है। क्या करता है, शक्तियों का पृथक्करण नियम निष्पक्षता लाता है ना। आपको मैंने दरोगा का एक उदाहरण दिया था, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए सारी शक्तियाँ इस समय कार्यपालिका के पास आ जाए, सारी शक्तियाँ, तो सारी शक्तियाँ कहाँ आ गई, कार्यपालिका मतलब मोदी जी के पास। अब मोदी जी कुछ भी करे कोई उसे रोकने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप ये बताइए कि लोगों में लोग स्वतंत्र रहेंगे, नहीं रहेंगे ना। फिर लोगों के अंदर एक डर रहेगा, फिर लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जो मोदी जी को अच्छा लगेगा वही करेंगे। केवल मैं कल्पना कर रहा हूँ बस, ठीक है। खुश ना हो जाए, कई लोग खुश होंगे, कई लोग दुखी हो जाएंगे, तो एक कल्पना है केवल आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो कैसे आप समझ रहे होंगे कि यदि कार्यपालिका में सारी शक्ति, अब मान लो अच्छा ठीक, सारी शक्ति जुडिशियल के पास दे दें, न्यायपालिका बिल्कुल तानाशाह हो जाए, अब पूरा शासन सुप्रीम कोर्ट चलाएगा, सारे नियम सुप्रीम कोर्ट बनाएगा, तो आपको पता है ना कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे वो कितने तानाशाह हो जाएंगे। फिर आप उनके बारे में कुछ बोल भी नहीं सकते। वो क्या करेंगे, सारी रोक टोक लगा दे पे, आप पे लगा देंगे कि ये करोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, तो फिर आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, है ना। किसी को भी सजा दे देंगे, ठीक। तो इस तरह आपको समझ में आ गया कि कैसे स्वतंत्रता के लिए एसओपी जरूरी है। तानाशाही कैसे खत्म करेगी ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जब शक्तियों का संतुलन रहेगा, आप देखिए कि कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जी ने कई बार ऐसी कोशिश की कि सारी शक्ति कार्यपालिका ले ले, लेकिन जुडिशियरी अर्थात न्यायपालिका उसको सदैव रोकती रही और शक्ति का संतुलन बना रहा, ठीक है। तो शक्ति का संतुलन जरूरी है, हाँ। एक मूवी का बहुत फेमस डायलॉग है, शक्ति का संतुलन बना होना चाहिए, आग को पानी का डर रहना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छी मूवी है, देखिएगा, मकबूल। अब विशेषज्ञता, विशेषज्ञता का क्या मतलब है कि मुझे आप ये बताओ कि यदि मैं फिजिक्स भी पढ़ाने लगूं, यदि मैं आर्ट भी पढ़ाने लगूं, और यदि मैं पॉलिटी भी पढ़ाऊं, यदि मैं इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ाऊं, तो ये बताइए कि मैं अच्छे से काम कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा ना। यदि यही सब काम कोई अलग अलग व्यक्ति करेगा तो वो बहुत अच्छे से कर लेगा, लेकिन जब एक ही आदमी सभी काम करेगा तो अच्छे से नहीं कर पाएगा। अब ये भी सुनिए, जब एक व्यक्ति सब काम करेगा तो अच्छे से नहीं कर पाएगा, लेकिन जब कोई व्यक्ति अब सब हम अपना अपना अलग अलग तरीके से करेंगे तो काम अच्छा होगा। आपको ये बात पता है। और जब एक आदमी एक ही काम करेगा अर्थात फिजिक्स ही रात दिन पढ़ाएगा तो उसकी फिजिक्स और भी बेहतर होती चली जाएगी, और धीरे धीरे वो अपने फिजिक्स में मास्टर होता चला जाएगा। तो न केवल वर्तमान में अच्छा होगा बल्कि भविष्य के लिए भी ये बहुत अच्छा होगा। तो वैसे ही जब बताइए आप
तीनों संस्थाएं अर्थात एल, ई और जे तीनों अपना काम जब अलग अलग तरीके से करेंगी तो काम बेहतर होगा और साथ में भविष्य में भी बेहतर करेगा। जैसे जैसे संसद कानून बनाएगी तो कानून बनाने के संदर्भ में उसे क्या आएगी, विशेषज्ञता आएगी और वो उस मामले में निपुण होता चला जाएगा ना, निपुण स्किल अच्छी होती जाएगी। ठीक, वैसे ही मान लीजिए एग्जीक्यूटिव क्या करेगी, जब नियमों के क्रियान्वयन के लिए विशेषज्ञता हासिल करेगी और ये विशेषज्ञता धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। वैसे ही जुडिशरी, अगर मान लो एक ही आदमी तीनों काम करने लगेगा, नियम बनाएगा, क्रियान्वयन करेगा, जांच करेगा, तो शायद उसमें विशेषज्ञता नहीं आएगी और वो काम को कम अच्छे तरीके से करेगा या खराब तरीके से भी कर सकता है। तो इस तरह आपको ये पता होना चाहिए कि शक्तियों का जो पृथक्करण नियम है वो कैसे प्रशासन कह रहा हूँ, कैसे विशेषज्ञता को बढ़ावा देता है ना। अच्छे से अच्छे नियमों का बनना, अच्छे से अच्छे नियमों का क्रियान्वयन होगा, अच्छे से अच्छे उसमें जांच होगी। ठीक, हर काम के लिए कुछ स्पेशल क्वालिटी होनी चाहिए ना, हर काम एक तरीके से थोड़ी होता है, सब काम करने का तरीका अलग अलग होता है। यदि हर संस्था अलग अलग तरीके से काम करेगी तो भाई आप देखिए प्रत्येक संस्था में एक विशेषज्ञता आएगी। ठीक, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था, अब इससे सुशासन बढ़ेगा। सुशासन क्यों, जब अच्छे नियम बनेंगे, उसका अच्छे से क्रियान्वयन होगा, अच्छे से जांच होगी, तो यही तो होता है सुशासन। ठीक है, गुड गवर्नेंस इसी को तो कहते हैं, जिसमें नीतियों का निर्माण क्या हो, अच्छी नीतियां बने प्लस नीतियों का अच्छे से क्रियान्वयन हो, तो यही होता है सुशासन। और आपको मैंने बताया कि जैसे ही विशेषज्ञता आएगी तो अच्छी नीतियां बनेगी और नीतियों का निर्माण भी अच्छे से होगा, तो कैसे फिर उससे सुशासन आएगा। और जैसे ही सुशासन आएगा अर्थात अच्छा शासन आएगा तो भ्रष्टाचार अपने आप कम होगा। क्यों, क्योंकि कोई भी आदमी गलत नहीं कर पाएगा क्योंकि दूसरा आदमी उसको देख रहा है। जैसे एक उदाहरण मैं बताऊं कि मुझे कह दिया जाए कि आपको एक रोड बनवानी है, मैंने कहा ठीक, अब बाद में आप ही को ये चेक करना है कि रोड सही है कि गलत है। अब मुझे एक ठेका मिला रोड बनवाने के लिए, बाद में मुझे को चेक करना है कि ये रोड सही है कि गलत है। तो आप मुझे खुद बताइए कि क्या मैं उसे रोड को अच्छा बनाऊंगा, मैं उसको उल्टा सीधा कैसे भी बना दूंगा और बाद में सर्टिफिकेट भी दे दूंगा कि हाँ ये रोड सबसे सही है। यदि एक ही आदमी अपना कार्य करेगा, उसकी जांच भी खुद करेगा, अर्थात शक्तियों का पृथक्करण नहीं होगा, तो कैसे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। मेरी बात समझ में आई। इसीलिए कहा जाता है कि शक्तियों को अलग अलग बांट दिया जाएगा तो चेक एंड बैलेंस रहेगा। यदि मान लो मैं सड़क बना रहा हूं और देखने वाला कोई आदमी अलग आएगा जो मेरे ही लेवल का होगा, ठीक, अगर मेरे ही लेवल का होगा, मेरे ही बराबर उसकी शक्तियां होंगी, तो तुरंत क्या कहेगा कि तुम्हारी रोड सही है कि गलत, निष्पक्ष रूप से वो सर्टिफिकेट दे देगा। मेरी बात समझ आई। और फिर मैं भ्रष्टाचार नहीं कर पाऊंगा और वो भी नहीं कर पाएगा क्योंकि वो मेरे अधिकार में ही, मतलब मेरे बराबर का ही लेवल का अधिकारी है ना। मैं उसको प्रभावित कर पाऊंगा ना मुझे प्रभावित कर पाएगा। जो काम होगा वास्तविक रूप से वो होगा। ठीक, तो इस तरह शक्तियों का पृथक्करण कैसे करता है, भ्रष्टाचार को भी कम करता है। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे ये लोकतंत्र को मजबूत करता है, संघवाद को मजबूत करता है, स्वतंत्रता को बढ़ाता है, तानाशाही को कम करता है, विशेषज्ञता बढ़ाता है, सुशासन को बढ़ाता है और भ्रष्टाचार को कम करता है। इसके और भी फायदे हैं, अब वो मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताओ। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि मैं कमेंट क्यों करवा रहा हूं, इससे मेरा कोई फायदा नहीं होना, आपके सोचने की क्षमता बढ़ेगी। देखिए जानकारी तो गूगल में भी सारी दी गई है, तो फिर मेरे पढ़ाने का क्या फायदा। आप चले जाओ गूगल में तो इससे तो लाख गुना ज़्यादा मिल जाएगा, उससे ज़्यादा तो कोई नहीं जानता। लेकिन मेरे होने का क्या फ़ायदा है, ताकि आपका जो दिमाग है वो तेज चलना चले। ठीक, आपको पता है कि यूपीएससी में 6 मिनट में 150 वर्ड में आंसर लिखना है। ठीक है, पढ़ने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन जब उसका व्यवहारिक प्रयोग करेंगे ना तब असली मजा आएगा। सिलेक्शन तो वही होना है ना जो 3 घंटे में आप लिख के आओगे। ठीक है, तो इसलिए आप कमेंट के माध्यम से करिए। अगर आपको कमेंट ना करना हो तो आप एक कागज में पेन से या पेंसिल से नोट करिए कि क्या इसके और फायदे हैं और तुरंत नोट करके आप बताइए, क्योंकि कमेंट में करने के लिए आपके ऊपर दबाव बना रहेगा, चेक एंड बैलेंस। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं नुकसान क्या है इसका। देखिए सबसे बड़ा नुकसान है जब शक्तियों को 3 भागों में बांट दिया जाता है तो कोई भी काम करने में धीरेपन आ जाता है, जिसको बोलते हैं हम नीतिगत अपंगता, पॉलिसी पैरालिसिस। ठीक है, मान लो ठीक है जुडिशियल ने बनाया, लेजिस्लेटिव ने कोई कानून बनाया, एग्जीक्यूटिव ने कोई उसको चालू किया और जुडिशियल उस पर रिव्यू करेगी। तीनों पे शक्तियां बटी हुई है ना। ठीक, तो तीनों में शक्तियां बटी हुई हैं, है ना। अब जब तीनों में शक्तियां बढ़ जाती हैं तो क्या होता है कि कार्य धीरे होने लगते हैं, है ना। मान लो कोई संसद ने कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सवाल जवाब कर दिए, तो क्या होगा, धीरे काम होगा,
है ना। ऐसे ही इसको बोलते हैं पॉलिसी पैरालिसिस। जैसे एक राजा का उदाहरण देखिए, अब राजा को कोई रोकने वाला तो होता नहीं है, तो राजा ने नियम बना दिया तो उसका क्रियान्वयन भी वही करेगा और उसका जांच भी वही करेगा, तो काम बड़े तेजी से होगा, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो काम बहुत फास्ट तरीके से होगा। तो क्या होगा, अगर मान लो कोई योजना बनी तो उसका बहुत अच्छे से क्रियान्वयन करा देगा और बहुत तेजी से कराएगा। लेकिन भारत में क्या है, जैसे अब शक्तियों का पृथक्करण है भारत में, तो एक उदाहरण देखिए, मान लीजिए संसद ने नीति बना दी, अब उसका क्रियान्वयन किसको करना है, कार्यपालिका को, तो आराम से करेगा, ठीक। फिर मान लो उस पर कोई जांच होने लगी तो वो भी रुक गया। समझ में आ रही बात। तो इस तरह आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत किसी भी कार्य करने के तरीके को धीरे कर देता है ना। अब अच्छाइयाँ तो मैंने बहुत सारी बताई, लेकिन इसकी एक कमी भी यही है कि मान लो कोई काम नहीं किया, कोई काम किया किसने, संसद ने, उस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगा, फिर धीरे, फिर अगला कोई काम करेगा, फिर अब जैसे भूमि सुधार है, ठीक है, तो भूमि सुधार करना तो चाहती थी संसद, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार बार उसमें क्या कर देता है, अड़ंगा लगा देता था। शुरुआती समय में, आज़ादी के तुरंत बाद की बात है, और जब मैं बेसिक स्ट्रक्चर वाली जो मैंने क्लास ली है ना इसकी जस्ट पहले, उसको देखिएगा, उसमें ये बात बहुत स्पष्ट समझ में आएगी कैसे भूमि सुधार संबंधी जो नीतियां बनानी थी वो भारत में अभी तक नहीं अच्छे से बन पाई। कारण क्या है, यही है ना। यदि मान लो कोई राजा होता तो एक आदेश देता, सारा काम हो जाता, है ना, 1 साल में हो जाता, जो आज 70 साल में नहीं अभी तक हुआ, 70 से ज़्यादा हो गए। तो कारण क्या था, वही शक्तियों का पृथक्करण। जब शक्तियां सब में अलग अलग है तो भाई एक दूसरे पर क्या करेंगे, सवाल जवाब होते रहेंगे, ठीक है। तो जब ज़्यादा निर्णय वाले लोग होंगे तो भाई निर्णय नहीं आता, है ना। इसी तरह आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पॉलिसी पैरालिसिस की एक समस्या आती है जब शक्तियों का पृथक्करण होता है। मेरी बात समझ में आई। चलिए अब समझते हैं विधायिका की निष्पक्षता। आप मुझे एक सवाल ये बताओ कि विधि किसको बनानी है, विधायिका को, ठीक है। तो विधायिका कोई कभी ऐसा कानून बनाएगी क्या जिससे उसकी शक्तियां कम हो, कभी नहीं ऐसा कोई कानून बनाएगी ना जिससे उसकी शक्तियां कम हो, या विधायिका में सुधार हो। विधायिका कार्यपालिका में सुधार करने के लिए तो बना देगी, जुडिशियरी में सुधार करने के लिए बना देगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि विधायिका अर्थात सांसद या विधायक कोई ऐसा कानून बनाएंगे कि जिससे उनमें कमी आए। जैसे मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, ठीक, व्यवहारिक उदाहरण है, इसको समझिएगा आप, ठीक है। जैसे मान लो चुनाव सुधार, जैसे मान लो चुनाव सुधार है। अब आप मुझे ये बताओ कि चुनाव सुधार होगा तो किसका नुकसान होगा, सांसदों और विधायकों का तो लगभग होगा ही ना, जो गलत तरीके से आते हैं। तो कभी आपको उम्मीद है कि विधायक या अर्थात संसद या विधानमंडल कोई ऐसा कानून बनाएगी जिससे चुनाव सुधार हो? मुझे तो नहीं लगता, है ना। इसीलिए देखिए भारत में चुनाव सुधार के संबंध में सारे सुधार सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, संसद नहीं कोई कानून बना रही। क्यों? क्योंकि वो निष्पक्ष नहीं है, उसे कानून बनाना है, तो ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे सांसदों के पावर कम हो, है ना। है तो वो भी ना इंसान, और हर इंसान चाहता है कि उसके पास शक्तियां रहें, ठीक है। इसीलिए वो चुनाव सुधार नहीं कर रहा। अगर चुनाव सुधार कर देगा तो फिर उसके पावर कम हो जाएंगे, है ना। भाई सुधार इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी करप्ट तरीके से आ जाता है, अभी कितना भी पैसा यूज कर सकता है, ठीक है, पार्टी के नाम पे, ठीक है। लिमिट तो है 60 लाख या कुछ 70 लाख की, लेकिन वो पार्टी या दल के नाम पे खर्च कर सकता है। अगर मान लो यही है कि मैं कानून बना दे कि दल की भी लिमिट लगा दे तो उससे तो नुकसान हो जाएगा फिर। इसीलिए सांसद या विधायक ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे जिससे उसकी शक्तियां कम हों, है ना। अपनी सैलरी भी नहीं कम करेंगे कभी हो, मान लो अगर कभी इमरजेंसी पड़ गई, दूसरों की तो कम कर देंगे, कार्यपालिका की कम कर देंगे, लेकिन अपनी नहीं, अपनी पेंशन तो पूरी बना के रखेंगे, है ना, सबकी पेंशन खत्म कर देंगे, ठीक। तो इस तरह आपको समझ में आ गया कि कभी भी क्या रहेगा, जो विधायिका है अर्थात जो लेजिस्लेचर है वो कभी निष्पक्ष होकर अपने लिए काम नहीं करे, है ना। तो ये भी इसका क्या है, एक समस्या है, ठीक है। तो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत की ये 2 कमी है, पहली है नीतिगत अपंगता और दूसरी है जो विधायिका की निष्पक्षता, ठीक है। विधानमंडल अपने लिए कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे उसकी शक्तियां कम हो। तो ये 2 कमियां हैं इसकी। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आगे क्या है कि मैंने आपको बताया कि कैसे ये सिद्धांत आया था। ये सिद्धांत आया था लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र को व्यवहारिक रूप से बनाए रखने के लिए, अर्थात नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए। इस सिद्धांत को स्पष्ट रूप से मॉन्टेस्क्यू ने बताया था, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू एक राजनीतिक शास्त्र वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया था कि अगर आप किसी एक ही सत्ता में
या एक ही संगठन में या एक ही व्यक्ति में तीनों शक्तियां दे देंगे तो कभी भी नागरिकों की स्वतंत्रता अर्थात लोकतंत्र नहीं रहेगा, तानाशाही आ जाएगी। इस बात को आप हिटलर से अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक, कि इसमें सुप्रीम को भारतीय संदर्भ में शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक है, क्योंकि हम भारत में ही पेपर दे रहे हैं तो हमें भारत का हर चीज़ पता होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप कुछ भी पढ़ा करिए, तो अगर आपको यूपीएससी या यूपीपीएससी के लिए पढ़ना है तो उसको भारत के संदर्भ में जरूर पढ़ना होगा। जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि आपको अगर अमेरिका की क्रांति भी पढ़नी है, अगर आपको अमेरिका की क्रांति भी पढ़नी है तो उसको भारत के संदर्भ में पढ़ना होगा। ठीक, कि भारत का उसमें क्या प्रभाव पड़ा। जैसे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि रूस की क्रांति का भारत में क्या प्रभाव पड़ा, तो आपको ये पता होना चाहिए। रूस की क्रांति तो आप पढ़ रहे हो तो ठीक है, लेकिन जब तक उसका आपका भारत में प्रभाव नहीं पता ना, तो समझ लीजिए आपकी तैयारी आधी है। ठीक, तो चलिए अब हम समझते हैं कि भारतीय संदर्भ में संविधान शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं कि क्या कहीं संविधान में लिखा गया है शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत, क्योंकि भारत में तो हर चीज संविधान से चलती है ना। तो हम लोग देखते हैं कि भारत में संविधान में कहीं स्पष्ट रूप से नहीं लिखा कि शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत है। जिस तरह से यूएसए के संविधान में लिखा हुआ है, यूएसए में वर्णन है शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत का, पर भारत में नहीं है। तो क्या सवाल उठता है कि क्या भारत में शक्तियों का पृथक्करण नहीं है? ऐसा नहीं है। अगर आप भारत के संविधान को अच्छे से पढ़ेंगे तो ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्रावधान हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रावधान, अरे भाई क्यों भाग रहे हो? ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि भारत में आर्टिकल 50। ठीक है, मैं आर्टिकल बताता जा रहा हूं। आर्टिकल 50 में क्या लिखा है? आर्टिकल 50 में लिखा है कि राज्य ये प्रावधान करेगा कि, है ना, ये डीपीएसपी का पार्ट है ना। आर्टिकल 50 में लिखा है कि सरकार ये प्रावधान करेगी कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी का अलग अलग काम होगा, है ना। अर्थात एक ही आदमी दोनों काम नहीं कर सकता। जैसे पहले क्या था कि पहले डीएम ही कई मामलों में निर्णय भी देता था और क्रियान्वयन भी करता था, जिस, है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कई मामलों में वो जज की तरह भी काम करता था और कई मामलों में वो कार्यपालिका के तौर पे भी काम करता था। लेकिन आर्टिकल 50 में लिखा गया था कि शक्तियों का पृथक्करण किया जाएगा, अर्थात एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को अलग अलग किया जाएगा। फिर आप देखिए शक्तियों का पृथक्करण का एक पार्ट बताता हूँ। ठीक है, आर्टिकल 53, 53 और आर्टिकल 154 अर्थात 154, इन दोनों में क्या लिखा हुआ है? इन दोनों में लिखा हुआ है कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? केंद्र के संबंध में राष्ट्रपति और राज्य के संबंध में राज्यपाल। अर्थात इस लिखा हुआ है कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति व राज्यपाल में होंगी। ये भारतीय संविधान में लिखा है ना। साथ ही आप देखिए एक आर्टिकल क्या लिखा है, 368, उस पर क्या लिखा है कि राष्ट्रपति व राज्यपाल को उसके कार्यों के संदर्भ में कहीं न्यायपालिका से डरने की जरूरत नहीं है ना। ये मैं बहुत व्यवहारिक बता रहा हूँ आपको, फिर वही कहीं किताब में ऐसा नहीं लिखा। किताब में ये लिखा है कि राष्ट्रपति व राज्यपाल में को ऐसा नहीं कि उस पर कोई केस चला लिया जाए, कोई केस नहीं उसमें चलाया जा सकता। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों किया गया? ताकि न्यायपालिका उसका शोषण न कर सके, न्यायपालिका से स्वतंत्र रहे। मैंने बताया था ना कि तीनों संस्थाएं जो होंगी, तीनों, ठीक है, वो तीनों आपस में क्या है, जांच पर आपस में चेक एंड बैलेंस तो रखती हैं, पर आपस में किसी कार्य को लेकर इनमें ओवरलैपिंग नहीं है ना। तीनों के कार्य अपने अपने अलग अलग हैं। ऐसा ही है ना, मैंने आपको शुरू में बताया था। तो क्या बताया था कि एक दूसरे से ये मुक्त भी होंगी, है ना, एक दूसरे से क्या स्वायत्त होंगी। स्वायत्त क्यों होंगी? क्योंकि अगर स्वायत्त नहीं होंगी तो फिर शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत का क्या मतलब रह जाएगा, है ना। और यदि मान लो राष्ट्रपति और राज्यपाल को स्वतंत्रता नहीं होगी तो न्यायपालिका से वो डर के रहेंगे
और फिर जो न्यायपालिका कहेगी वही करना पड़ेगा। इसीलिए शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत का जो मूल नियम था वो यही था ना कि तानाशाही ना आए। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि इन दोनों को इनके कार्य करने के तरीके में स्वतंत्रता भी दी जाए। तो आप देखिए कि पहले क्या किया गया, आर्टिकल 53 और 154 से स्पष्ट किया गया कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति व राज्यपाल। और साथ में आर्टिकल 361 से इनको क्या किया गया, न्यायिक रूप से मुक्ति प्रदान की गई। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? ठीक है, अब एक आर्टिकल और आप देखिए, आर्टिकल 122 और आर्टिकल 211, इनको देखिए, 122 और 211। इसमें क्या है, 122 व 212, सॉरी भूल जाता यार। इनमें क्या किया गया है, इनमें यह कहा गया है, ठीक है, कि जो भी विधानमंडल है ना, मतलब संसद में या विधानमंडल में कार्य होंगे उसको लेकर कोई सवाल नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट में। अर्थात संसद व विधानमंडल में जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसको लेकर कोई सवाल नहीं किया जाता न्यायपालिका में। इसका मतलब यह है कि संसद को अपने कार्य करने की स्वतंत्रता है, ऐसे ही विधानमंडल को भी अपने कार्य करने की स्वतंत्रता है। और यह स्वतंत्रता क्या बात को लिए दी गई है, इस बात के लिए दी गई है कि शक्तियों का पृथक्करण बना रहे, अर्थात न्यायपालिका अनावश्यक हस्तक्षेप ना करे, न्यायपालिका अपनी लिमिट में रहे ताकि संसद या विधानमंडल अपना काम स्वतंत्र तरीके से कर सके। तभी तो शक्तियों का पृथक्करण नियम वास्तविक रूप से होगा, नाम मात्र के लिए नहीं, वास्तविक रूप से करने के लिए। अगर मान लीजिए स्वतंत्रता नहीं देते तो क्या होता, न्यायपालिका हावी हो जाती, और जब हावी हो जाती तो तानाशाही बन जाती, है ना। तो समझ रहे हैं, व्यवहारिक रूप से करने के लिए, वास्तविक रूप से करने के लिए क्या किया गया, ये आर्टिकल लाए गए हैं। तो ये सब आर्टिकल आपको दिखा रहे हैं कि कैसे भारतीय संविधान में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत का नियम दिखता है। साथ में और भी कई आर्टिकल हैं जो दिखाते हैं कि शक्तियों का पृथक्करण का नियम है। जैसे मान लीजिए 121, 121 व 211, इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि जजों के संबंध में संसद में या विधानमंडल में कोई चर्चा नहीं की जा सकती, बस महाभियोग को अपवाद रखा गया है। ठीक है, लेकिन ऐसे ही नहीं कि अनावश्यक आप उनकी बुराई करने लगे जिससे जज प्रभावित ना हो, जजों का काम प्रभावित ना हो। तो ये क्यों है, क्योंकि शक्तियों का ही पृथक्करण का नियम है ना कि हर संस्था अपने आप में स्वायत्त हो और स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सके। मेरी बात बार बार समझ में, इसी मैं आपको बार बार इसीलिए समझा रहा हूँ कि कहीं कोई कन्फ्यूजन न रह जाए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल रूप से थोड़ी उलझा सकता है आपको। ठीक है, तो शक्तियों का पृथक्करण का आपको सिद्धांत समझ में आ गया होगा कि भारत में है, लेकिन मैं कुछ ऐसे भी प्रावधान बता रहा हूं जिससे आपको लगेगा कि भारत में शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत नहीं है। जैसे मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 123 ये क्या है, आर्टिकल 123 क्या है, ये अध्यादेश, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अध्यादेश ला सकता है। ऐसे ही एक है 263, है ना, ये क्या है, राज्यपाल भी इसमें अध्यादेश ला सकता है। ठीक है, तो आपको ये लग रहा होगा कि अध्यादेश मतलब कानून बनाने की पावर किस पे होती है, विधायिका पे, पर ये कौन कहाँ ला रहा है, ये ला रहा है राष्ट्रपति या राज्यपाल, जबकि वो क्या है, वो तो है कार्यपालिका के पार्ट। तो आप देखिए कैसे कार्यपालिका भी कानून बना सकती है ना। तो ये क्या है, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत कैसे कमजोर हो रहा है। तो आप इनको देख के लगेगा कि भारत में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत ऐसा कम है। जैसे आप देखिए कई बार संसद कई बार क्या कोर्ट की तरह काम करती है। कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था कि महाभियोग में क्या है, जांच पड़ताल करती है ना, कौन, संसद, जबकि किसका काम है ये, वास्तविक रूप से किसका काम होना चाहिए, ये जुडिशियरी का, पर कर कौन रहा है, संसद कर रही है। और आप देखिए कि कैसे शक्तियों के पृथक्करण से ये अलग चीज दिख रही है। शक्तियों के पृथक्करण में तो जांच पड़ताल का काम पूरा न्यायपालिका का होता है, पर आप देखिए कि महाभियोग में सारा काम कौन कर रहा है, संसद कर रही है। ऐसे ही दल बदल कानून के संदर्भ में देखिए कि सभापति को ही निर्णय लेने का अधिकार होता है, जबकि ये काम किसको करना चाहिए, न्यायपालिका को। तो इससे भी स्पष्ट होता है कि भारत में कहीं ना कहीं शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत नहीं है। ठीक है, और भी ऐसे कोई आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे पहलू बताइए, जैसे कार्यपालिका में पास सजा माफ करने का अधिकार। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति व राज्यपाल,
है ना, सजा को माफ कर सकता है, जबकि सजा को देना व माफ करना तो ये किसका काम है, न्यायपालिका का। पर भारत में कौन कर सकता है, राष्ट्रपति भी कर सकता है, जो कि एक कार्यपालिका का पार्ट है। तो इस तरह ऐसे कई पहलू हैं जिससे ये लगने लगता है कि भारत में लगता है शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत नहीं है। तो मैंने आपको दोनों प्रावधान बताए संविधान में लिखे हुए, जिससे शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत है भी और जिससे शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत नहीं भी। अब आपके मन में निष्कर्ष आ रहा होगा कि ऐसा क्या है भाई। तो मैं आपको बता दूं कि शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत 3 तरह का मेनली मानिए, ठीक है। एक होता है रिजिड एसओपी, है ना, रिजिड माने बिल्कुल मजबूत, जिसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत हो, कोई एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर ना कर पाए, जैसे यूएसए में है। यूएसए में आप देखिए कि राष्ट्रपति अलग होता है, ठीक है, और वहाँ की जो कानून बनाने वाली संस्था है कांग्रेस वो अलग है, और वहाँ की न्यायपालिका वो अलग है, और ये तीनों बिल्कुल अलग अलग रहते हैं। जबकि भारत में आप देखिए कि भारत में एक प्रकार से देखिए कि हम लोगों के जो कार्यपालिका है वो विधायिका का ही एक पार्ट है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो जैसे ये ये क्या है, विधायिका, ठीक है, और इसी का एक पार्ट क्या होता है, सरकार। भाई आपको पता है ना कि जो सांसद बनते हैं उन्हीं से तो बाद में मंत्री बनाए जाते हैं। तो कैसे सांसद का ही कुछ भाग मंत्रियों के रूप में होता है, तो आप कहोगे यहाँ नहीं है शक्तियों का पृथक्करण। हाँ, तो यही चीज़ एक कमी है भारत में, है ना, वो भारत के अनुरूप है, ठीक। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में क्या है, यूएसए में राष्ट्रपति अलग है, वहाँ की संसद जिसको कांग्रेस कहते हैं वो बिल्कुल अलग है, और वहाँ की जुडिशरी बिल्कुल अलग है, और तीनों का अपना अलग अलग रोल है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अर्थात भारत में क्या है कि भारत में शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत तो है, पर उतना रिजिड नहीं है जितना रिजिड यूएसए में है, अर्थात उतना स्पष्ट नहीं है जितना यूएसए में है, ठीक। भारत का क्या है, यूएसए से थोड़ी कम है, पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि नहीं है, भारत में है, लेकिन यूएसए की तुलना में कम है, आप ऐसे कह सकते हो, ताकि मिडिल पाथ, ठीक है ना। भारत हमेशा क्या करता है, मिडिल पाथ, बीच का रास्ता अपनाता है। क्यों, आपको मैं बताऊं, यूके में तो और कमजोर है, यूके में तो और कमजोर है। यूके में तो कई काम जो न्यायपालिका के हैं वो वहाँ की संसद, मतलब वहाँ का वहाँ की विधायिका कर देती है, ठीक है। जो यूके की विधायिका है वो कई ऐसे काम कर देती है जो न्यायपालिका को करने चाहिए। तो यूके में तो और कमजोर है एसओपी का नियम, ठीक है। और यूएसए में रिजिड है, तो हम कह सकते हैं कि यूएसए में रिजिड है, यूके में लूज है, और भारत में मिडिल पाथ अपनाया गया है, अर्थात मध्य का रास्ता अपनाया गया है। भारत हमेशा इसमें माहिर रहा है कि बीच का रास्ता निकालता रहा है, ठीक। तो अब आते हैं कि कुछ सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भारत में शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत है। ये 3 निर्णय हैं, इन 3 निर्णय को देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने इनका नाम इसलिए लिख दिया है कि कभी भी मेंस में आंसर आ जाए कि भाई बताइए भारत में शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत है कि नहीं है, तो आप जब इन 3 का वर्णन कर देंगे, कह देंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में शक्तियों का पृथक्करण है, तो भाई है ना। बाद में यह भी आपको बताना पड़ेगा कि अन्य देशों की तरह नहीं, रिजिड नहीं है, भारत का शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत भारत के अनुकूल है, ठीक है। भारत की राज्य व्यवस्था या भारत के संस्कृति के अनुकूल है, भारत की परिस्थितियों के अनुकूल है, ठीक। तो आपको मैंने ये जानकारी इसलिए दे दी कि इसके माध्यम से आप बता सकते हैं कि हाँ भारत में है, क्योंकि भारत में संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ही करता है, और यदि सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि भारत में शक्तियों का पृथक्करण का नियम है, तो मानना पड़ेगा कि है। तो इस तरह आपको ये सब लिखने से क्या, केस लिखने से होता क्या है कि आपके नंबर अच्छे आते हैं। अब बातें तो सब लिख के आएंगे भाई, जब मेंस सबका प्री निकला है तो मेंस से सब लिख रहे होंगे, पर आपके नंबर क्यों अच्छे आएंगे, क्योंकि आप अपने क्वेश्चन को ज़्यादा प्रमाणिक बनाओगे। प्रमाणिक कब होगा, जब उसमें आप फैक्ट लिखोगे। तो ये इसीलिए मैंने डाला 3 केस, इन 3 केस में कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि भारत में शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत है। अब सवाल ये हो रहा है कि अगर शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत है, तो मतलब भारत के संदर्भ में स्पष्ट हो चुका कि भारत में है, संविधान में भी वर्णन है, साथ में संविधान में यह भी है कि इनका ओवरलैप होता है काम का। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि भारत में है, लेकिन रिजिड नहीं है, मिडिल पाथ का है, ठीक है, जो कि भारत की परिस्थितियों के अनुकूल है। अब आगे चलते हैं कि क्या इसके लिए चुनौतियां हैं,
है ना। अर्थात शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत है, बहुत ही शानदार काम करता है, इसके फायदे ही फायदे हैं, लेकिन इसके लिए कुछ चुनौतियां भी वर्तमान में हैं। सबसे बड़ी इसमें एक चुनौती है न्यायिक सक्रियता, न्यायिक अति सक्रियता। ठीक है, देखिए न्यायिक अति सक्रियता क्या है कि वर्तमान में न्यायपालिका जो काम विधायिका का था वो खुद करने लगी है ना। थोड़ी बहुत ऐसा काम कर देती है विधायिका का, तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका क्या कर रही है, अब कानून और नियम बनाने लगी है, जबकि ये काम किसका है, विधायिका का। तो इसी को बोलते हैं न्यायिक अति सक्रियता। इस पे मैं एक अलग से पूरा लेक्चर लूंगा, ये बहुत ही शानदार और मजेदार टॉपिक है। ठीक है, तो क्या है, अब देखिए जैसे भारत में एक केस हुआ अरुण गोपाल केस। अब अरुण गोपाल केस में क्या कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि रात को 10 बजे तक ही आप पटाखे छुटा पाएंगे, है ना, दिवाली में। अब ये एक नियम है, और नियम किसको बनाने का अधिकार है, नियम बनाने का अधिकार है विधायिका को, लेकिन कौन नियम बना दे रहा है, जुडिशरी। तो कहीं ना कहीं जुडिशरी क्या कर रही है, विधायिका के काम खुद करने लगी है। इसी को न्यायिक अति सक्रियता बोलते हैं, ज्यादा सक्रिय हो गया कुछ, है ना। तो जो समस्या है, तो इसीलिए इसी पे न्यायपालिका की आलोचना भी होती है कि उसने कैसे नियम बना दिया। जैसे एक केस था राजेश शर्मा केस। ठीक है, राजेश शर्मा केस में क्या किया, एक आईपीसी की धारा है 498A, ठीक है, दहेज के संदर्भ में। अब इसमें संशोधन कर दिया उसने, जबकि संशोधन करने का अधिकार किसका है, संशोधन करने का अधिकार या नियम बनाने का अधिकार विधायिका को होता है। अब क्यों होता है वो एक लेक्चर में मैं बिल्कुल अलग से बताऊंगा, लेकिन यहाँ देखिए कैसे न्यायपालिका अपने क्षेत्र को बढ़ा रही है, अर्थात तो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत को, एसओपी को कमजोर कर रही है। ये कुछ एक हंसने वाला भी लगता है कि एक तरफ तो वही आदेश देता है कि शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत है, और वही नियम को भी कमजोर कर रहा है ना। तो ये डबल स्टैंडर्ड टाइप का थोड़ी दिखता है। या एक केस है डॉक्टर सुभाष केस। ठीक है, डॉक्टर सुभाष महाजन का केस है, जिसमें आपको पता होगा कि SC/ST एक्ट में संशोधन कर दिया था। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि नियम बनाने की शक्ति किसकी है, विधायिका की। जैसे MC मेहता केस है मान लो, ठीक है। अब MC मेहता केस क्या था, MC मेहता केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि अब BS6 के वाहन के बारे में, है ना, कि ये कब आएंगे। तो भाई ये सब नियम है, और नियम किसको बनाना है, नियम विधायिका को बनाना है। पर इन सब केस से आपको समझ में आ गया होगा नियम कौन बना रहा है, नियम न्यायपालिका बनाने लगी है, अर्थात तो न्यायिक रूप से अति सक्रिय हो गई है, जो कि SOP के लिए क्या है, गलत है। तो कहा जा सकता है कि न्यायिक अति सक्रियता शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत के लिए एक चुनौती है। एक और चुनौती है वर्तमान में, उसे कहते हैं वैश्वीकरण। ठीक है, वैश्वीकरण भी क्या कर रहा है, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को कमजोर कर रहा है। कैसे कमजोर कर रहा है, इसका उदाहरण समझिएगा, बहुत काम आएगा। देखिए वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण में अब एक देश के लोग दूसरे देश में बिजनेस करने जाते हैं, मैं बिल्कुल व्यवहारिक समझा रहा हूँ। ठीक है, एक देश के लोग दूसरे देश में क्या करने जाते हैं, बिजनेस। अब ये बताइए, ये मान लीजिए USA है, पैसे वाला देश है, यहाँ से लोग बिजनेस करने जाएंगे। तो ये मान लो इंडिया है, ये मान लो पाकिस्तान है, ये मान लो चाइना है। ठीक है, तो ये बताइए ये लोग कहाँ जा रहे हैं बिजनेस करने, इन 3 देश में। मेरी बात समझिएगा। तो ये बताइए अब कोई बिजनेसमैन, ठीक है, कहाँ जाएगा, यहाँ पर उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कब होगा, जब बिजनेस करना बहुत आसान होगा। अब मान लीजिए लाइट का कनेक्शन लेना है, उसके लिए 2 साल टाइम लगेगा, तो भाई कोई बिजनेसमैन 2 साल तो टाइम नहीं देगा। वो कहाँ चला जाएगा, वो ऐसे देश चला जाएगा जहाँ पर 2 घंटे में बिजनेस करने के लिए परमिशन मिल जाए, क्योंकि उनका टाइम बहुत कीमती होता है ना, या करप्शन ना हो, वहाँ जाएगा। तो भाई आप ये बताओ कि मान लो कोई USA से बिजनेस करने आ रहा है, तो चाइना जाएगा कि इंडिया आएगा कि पाकिस्तान जाएगा। देखिए पाकिस्तान नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ सुरक्षा नहीं है। मान चला फैक्ट्री लगाई, कल बम धमाका हो गया, तो जाएगा ही नहीं। फिर बात आई भारत में और चाइना में, तो भारत से पहले वो चाइना जाने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि चाइना में शक्तियों का पृथक्करण तो है नहीं, सारा काम एक सरकार को करना है। तो जो काम करना है, जो नियम बनाना है, तुरंत बनाओ, तुरंत फॉलो करो, नहीं तो सीधे सेना आके गोली चला देगी, है ना। ऐसा ही है ना वहाँ। तो वहाँ पर जब शक्तियों का पृथक्करण नहीं है, तो क्या है, वहाँ काम बहुत तेजी से होते हैं। इसीलिए सब लोग चाइना में ही देखिए बिजनेस करने जाते हैं, इसीलिए चाइना बहुत आगे बढ़ गया और भारत में नहीं आते। तो अब भारत क्या करेगा, क्योंकि भारत को भी अब विकास करना है, तो भारत क्या करेगा, भारत भी ऐसा काम करने लगेगा कि जल्दी जल्दी नीतियां बने, जल्दी जल्दी कानून बने, उसका जल्दी क्रियान्वयन हो और ज़्यादा जांच पड़ताल ना हो। तो ये कहीं ना कहीं
ये कहीं ना कहीं शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को कमजोर करता है, क्योंकि अब हम चाइना की तरह बनने की कोशिश करेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे उससे, है ना, और हम नियमों को ताक में रख के काम करने की कोशिश करेंगे। तो ये भी कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण एक एसओपी के लिए चुनौती है, क्योंकि वैश्वीकरण क्या करता है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, और इतनी तेज प्रतिस्पर्धा, गला काट प्रतिस्पर्धा, जिसमें हम क्या शक्तियों के पृथक्करण जैसे सिद्धांत को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो एक चीज इस पर भी आपको समझ में आ गया कि वैश्वीकरण भी शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत को समस्या पैदा कर रहा है। तो इस तरह आपकी ये सारा लेक्चर होता है, और मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले शक्तियों का पृथक्करण क्या है, उसमें बताया कि राज्य की शक्तियों को 3 ऑर्गन में बांट देते हैं, तीनों के काम डिसाइड कर देते हैं, और तीनों एक दूसरे में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं कर सकते, बस चेक एंड बैलेंस के अप्रोच से नियमों के तहत ही हस्तक्षेप कर सकते हैं, है ना। ठीक, चेक एंड बैलेंस के लिए नियमों के अनुसार ही कर सकते हैं, अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं कर सकते। फिर इसके मैंने फायदे बताए कि तानाशाही कम करता है, सुशासन को बढ़ाता है, विशेषज्ञता को बढ़ाता है, लोकतंत्र को व्यवहारिक रूप से जीवंत करता है। कमियां बताई कि इसमें नीतियों में धीमापन आ जाता है,